जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। वहां बड़ी ब्राह्मणा इलाके में फिर ड्रोन देखे गए हैं। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि करीब रात 9:45 पर 2 ड्रोन बड़ी ब्राह्मणा में मौजूद सेना के एक कैंप के ऊपर दिखाई दिए, जबकि रात करीब 10:30 बजे इसी इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन के ऊपर भी 2 ड्रोन मंडराते हुए नजर आए। हालांकि ड्रोन दिखते ही सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि ये ड्रोन करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी पवन शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, और क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, बीती रात बड़ी ब्राह्मणा इलाके में 4 ड्रोन देखे गए हैं जो अलग अलग इलाकों में थे। 2 ड्रोन जो हैं वो आर्मी कैंप के ऊपर से थे और 2 ड्रोन जो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर देखे गए। तो कुल 4 ड्रोन से पिछले 3-4 दिन से लगातार ड्रोन फिर लगातार दिख रहे हैं, जबकि 27 जून को जब एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था उसके बाद भी इन्हीं इलाकों में ज्यादा ड्रोन देखे गए थे। रात को भी 4 ड्रोन जो थे वो 200 मीटर की ऊंचाई पर थे और स्थानीय लोगों ने उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जो ड्रोन ऊपर मंडरा रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद ये चारों ड्रोन जो है ये पाकिस्तान की सीमा की ओर चले गए थे। शुक्रिया पवन। उत्तराखंड के नैनीताल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला पर पुलिस वालों से बदसलूकी करने का आरोप लगा। यह महिला अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थी, लेकिन गाड़ी पर काले शीशे लगे होने पर पुलिस ने उनको रोक दिया, जिस पर महिला भड़क गई और पुलिस वालों से उलझ पड़ी। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे बढ़े, लेकिन शांत होने की बजाय वो महिला उन्हीं लोगों से झगड़ने लगी। इसके बाद महिला और उसके परिवार पर उन लोगों के साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगा। वहां मौजूद पुलिस ने किसी तरह हंगामे को शांत करवाया। सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारी को धमकाने के संबंध में अभियोग दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस आरोपी महिला और उसके परिवार को थाने ले गई। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का एक दिन का मैराथन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूपी को कई योजनाओं की सौगात भी दी। अमित शाह के इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। यानी बीजेपी के रणनीतिकार 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद फूंक चुके हैं। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान 2022 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सूबे में बीजेपी सरकार बनने का ऐलान भी कर दिया। भारत माता की, भारत माता की। यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश को मिली कई योजनाओं की सौगात। अमित शाह ने किया विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास। अमित शाह का मिशन यूपी। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। क्योंकि अगले साल यानी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा गृह मंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 6 घंटे में उत्तर प्रदेश का मैराथन दौरा किया। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। अमित शाह ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत सूबे की राजधानी लखनऊ से की। लखनऊ पहुंचने पर अमित शाह का स्वागत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद अपने दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह ने सबसे पहले लखनऊ के पीपरसंड में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट 50 एकड़ में बनेगा और इसे बनाने में 207 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा।
और इसके बनकर तैयार हो जाने के बाद जटिल आपराधिक मामलों की जांच में मदद भी मिलेगी। इंस्टीट्यूट में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे। शुरुआत में इस इंस्टीट्यूट में बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट के कोर्स की कुल 500 सीटें होंगी। इस इंस्टीट्यूट में बैलिस्टिक लैब, एडवांस फॉरेंसिक लैब, नार्को एनालिसिस, एक्सप्लोसिव नार्कोटिक्स डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी लैब, सीरम साइंस लैब और बायोलॉजी लैब भी होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्वागत संबोधन में गृह मंत्री का स्वागत किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म करने का दावा किया। फॉरेंसिक साइंसेज द्वारा प्रभावी सहयोग। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। सहयोग और मार्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय घोष के साथ किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अपने भाषण में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी प्रदेश के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सूबे को विकास के मार्ग पर ले जाने का काम किया है और इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक विकासशील राज्य की बनी है। योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो। अमित शाह ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जैसे ही चुनाव आते हैं, विपक्षी नेता घर से निकल आते हैं और बयानबाजी करने लगते हैं। ये वो नेता हैं जो कोरोना के दौरान मुश्किलों से जूझती जनता की मदद नहीं करते, ये किसानों की मुश्किलों में काम नहीं आते, लेकिन चुनाव आते ही बयानबाजी में लग जाते हैं। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद
आशीर्वाद मिलने के लिए मिलता है। और जो सब न देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को सूबे में हुए विकास के कार्यों को देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, गरीबों, सबके लिए काम किया है। फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह पीजीआई में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने, उनकी सेहत की जानकारी लेने पहुंचे और उन्होंने कल्याण सिंह की देखरेख कर रहे डॉक्टरों से भी उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। लखनऊ में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से मिर्जापुर की तरफ रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-रूपी योजना की शुरुआत करेंगे। ई-रूपी के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई कि ई-रूपी लोगों के फायदे के लिए शुरू की गई योजनाओं में एक होगा। इसके जरिए लीक प्रूफ तरीके से लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच सकेगा। ई-रूपी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है और ये एक तरह का प्रीपेड वाउचर होगा, जिसे SMS या फिर QR कोड के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस ई-रूपी वाउचर की मदद से लोग सरकारी योजनाओं का आसानी से फायदा भी ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिए। खबर है कि रात करीब 9:45 पर बड़ी ब्रह्मणा में सेना के कैंप के ऊपर 2 ड्रोन मंडराते दिखे, जबकि इसी इलाके में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर भी 2 ड्रोन दिखाई देने की जानकारी मिली। मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार बारिश से उफान पर आई बागिन नदी में एक कार फंस गई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने कार में सवार लोगों को सुरक्षित बचा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ लोगों ने महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़के को जमकर पीट दिया। बीच सड़क पर हुई इस मारपीट की वजह से वहां गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़क के किनारे संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बैग की जानकारी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और संदिग्ध बैग को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी। इलाके के लोगों ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान बैग में छोटा धमाका भी सुनाई दिया। अब थोड़ा धमाका तो हुआ, हम लोग को नजर से बम ही था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक तालाब के ऊपर उठे बवंडर से सिंगाड़े की फसल तबाह हो गई। इस बवंडर की वजह से इलाके के लोग भी दहशत में आ गए। नैनीताल में काले शीशे वाली एक गाड़ी रोकने से नाराज कुछ लोग पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने गाड़ी में सवार पर्यटकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लखनऊ के बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिर्जापुर गए। वहां अमित शाह ने मां विंध्यावासिनी मंदिर के लिए बनने वाले विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। इसके बाद उन्होंने
विंध्याचल मंदिर से मां अष्टभुजा और काली माता के मंदिर को जोड़ने वाले 2 रोपवे का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जहां यूपी में एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन पर जमकर निशाना भी साधा। मिशन यूपी पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर करीब 2:45 बजे रिमझिम बारिश के बीच देवरी हेलीपैड पर पहुंचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बारिश की मध्यम फुहारों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का काफिला सड़क मार्ग से मां विंध्यवासिनी मंदिर के लिए रवाना हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ करीब 3:05 पर मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में पहुंचे। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में बने पूजन स्थल पर पहुंचे। वहां मौजूद पुरोहितों ने अमित शाह से भूमि पूजन करवाया। इस दौरान गृह मंत्री ने विंध्याचल कॉरिडोर के पहले फेज का शिलान्यास किया। पहले चरण में मंदिर के चारों तरफ करीब 50 फीट का परिक्रमा मार्ग बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। इस दौरान पूजा स्थल पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और विधायक रत्नाकर मिश्र भी साथ रहे। विंध्याचल कॉरिडोर के पहले फेज की लागत 150 करोड़ रुपए है और पूरा विंध्याचल कॉरिडोर बनाने की लागत करीब 350 करोड़ रुपए आएगी। दरअसल ये इलाका यूपी की राजनीति में पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों पर असर रखता है। इसके अलावा ये अवध और बुंदेलखंड पर भी अच्छा खासा प्रभाव रखता है। करीब 10 मिनट तक भूमि पूजन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के साथ विंध्याचल कॉरिडोर के मॉडल को भी देखा। इस दौरान उन्होंने विंध्याचल कॉरिडोर के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी की। इसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रोपवे लोकार्पण करने के लिए मिर्जापुर के GIC मैदान की ओर रवाना हो गए। दरअसल विंध्याचल मंदिर में मां अष्टभुजा और काली माता के मंदिर के त्रिकोण को आसान बनाने के लिए अष्टभुजा पहाड़ी और काली खोह पहाड़ी पर 2 रोपवे बनाए गए हैं। दोनों रोपवे 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। मां विंध्यवासिनी आदिशक्ति है, मां भगवती है और उनकी शक्ति के बगैर इस धरा से तिनका नहीं हिल सकता। इसलिए मां विंध्यवासिनी के इस धाम के प्रति न केवल आस्था को सम्मान हो, बल्कि पर्यटक यानी श्रद्धालु जनों को सुविधा हो ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित हो सके। यहाँ के हजारों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, बहन बेटियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मिर्जापुर के GIC मैदान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया है और आजादी के बाद ये पहली बार है कि देश की गंभीर समस्याओं का समाधान निकाला गया है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश भी विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को पता बताते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है।
योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं, लिहाजा राज्य में बीजेपी सरकार आने से पहले कभी विकास का कोई काम नहीं हुआ। मां गंगा का जल लेकर बाबा का अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रजदीप का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव। क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता। क्यों यहाँ भव्य कॉरिडोर नहीं बनता? क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं, यात्रा दूरी हो गई, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, तीनों माँ का दर्शन नहीं हो पाता था क्योंकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज माँ विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। इसके अलावा वहां मौजूद लोगों के हुजूम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 4 साल पूरे किए और मैं साच अर्थ में कहता हूँ, मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पूरा पढ़कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कर चुन कर एक वादे को पूरा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 5,50,270 करोड़ का बजट योगी जी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा और मुझे विश्वास आपका आशीर्वाद फिर से मिलने वाला है और मोदी जी की 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी पूरा होगा और योगी जी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होगा। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें से 44 योजनाएं ऐसी है जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सब सरकारों में देश भर में नंबर 1 है, नंबर 1। गृह मंत्री ने राज्य की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जैसे 2017 में उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था, वैसे ही 2022 में भी वो यूपी में बीजेपी को बहुमत देगी। इसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ वाराणसी की तरफ रवाना हो गए। बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान से राजनीति गर्मा गई। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया। हालांकि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काम की तारीफ भी की और उनको किसी तरह की चुनौती देने की बात से इनकार भी किया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम, तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो आपको सुनाते हैं। मटेरियल बताए हैं, पीएम मटेरियल है, लेकिन एक बात और कहा है उन्होंने, लेकिन एक बात और कहा है वो नहीं ऐसी बात। लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे के बाद अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी पहुंचे। मंदिर में विधिवत दर्शन पूजा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही अमित शाह का एक दिन का ये यूपी दौरा भी समाप्त हो गया। लेकिन जिस तरह अमित शाह ने इस दौरे के दौरान यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार आने का ऐलान किया, उसे देखकर तो लगता है कि जल्द ही सूबे की सियासत गरमाने वाली है। वाराणसी पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ रवाना हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर अमित शाह ने काशी के आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की।
मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही अमित शाह का एक दिन का ये यूपी दौरा भी खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह अमित शाह ने इस दौरे के दौरान यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार आने का ऐलान किया है, उसे देखकर तो लगता है कि जल्द ही सूबे की सियासत गरमाने वाली है। जिस तरह बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी दौरा किया है, उसे कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। यानी बीजेपी के ये रणनीतिकार अगले साल यानी साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समर के लिए शंखनाद कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज ई-रूपी योजना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-रूपी योजना की शुरुआत करेंगे। ई-रूपी के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की सुविधा मिलेगी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी आज त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। वो वहां त्रिपुरेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद पत्रकारों से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से सड़कों पर कई गाड़ियां डूब गई, जबकि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज बाढ़ से प्रभावित सांगली के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों में जाकर परेशान लोगों से बात करेंगे। उत्तरी सिक्किम में भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए हॉटलाइन स्थापित की गई। झारखंड के पलामू जिले से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रेलवे पुल पर चढ़े कुछ लड़के नदी में छलांग लगाते नजर आए, जबकि वहां बने इस पुल और नदी के बीच काफी दूरी है। इसके बावजूद ये बच्चे बेखौफ होकर नदी में कूदते दिखे। इतना ही नहीं, एक लड़के ने तो तेजी से दौड़ते हुए पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद वहां मौजूद एक के बाद एक कई लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाते नजर आए। नदी में कूदने के बाद ये सभी लड़के तैरकर किनारे की तरफ बढ़ते दिखे, लेकिन बारिश की वजह से उफनती नदियों के बीच इस तरह का खेल उन्हें किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। दिल्ली में सागर धनखड़ पहलवान मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक तरह से न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगा दी है। क्राइम ब्रांच ने अपनी 3 महीने की मैराथन तफ्तीश के बाद चार्जशीट तैयार कर ली और खबर यही है कि क्राइम ब्रांच आज अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर सकती है। सूत्रों से पता चला है कि चार्जशीट में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इसके साथ ही इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी 5 की तलाश चल रही है। सागर हत्याकांड मामले की चार्जशीट तैयार। न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर। सुशील पहलवान समेत 15 आरोपी गिरफ्तार। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी खोलेगी और राज। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें अब शायद और बढ़ने वाली हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी 3 महीने की तफ्तीश के बाद आखिरकार चार्जशीट तैयार कर ली है और न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगाते हुए सोमवार को दिल्ली पुलिस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल भी कर देगी। सूत्रों से पता चला है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। दिल्ली के बहुचर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सोमवार को दिल्ली की अदालत में एक महत्वपूर्ण चार्जशीट दाखिल कर रही है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार सहित 15 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी फरार हैं। 3 महीने की मशक्कत और तफ्तीश में ये बात का खुलासा हुआ है कि पहलवानों के 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई ही बनी सागर धनकर की हत्या की वजह। जांच के दौरान पता चला है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते सागर पहलवान की हत्या की गई थी, जिसमें न केवल सुशील कुमार की पत्नी के नाम का वो फ्लैट भी शामिल था जिसमें सागर धनखड़ रहता था। तफ्तीश में ये बात भी सरकारी कागजों में दर्ज की गई है कि सुशील पहलवान के खेमे के जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे, जिससे सुशील पहलवान नाराज था। पुलिस को चार्जशीट तैयार करने में सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने काफी अहम भूमिका निभाई। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि किसी भी भारी चीज से वार की वजह से गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मॉडल टाउन थाने में अपहरण, हत्या और हत्या की कोशिश के साथ साथ जानलेवा चोट पहुंचाने वाली धाराओं के अलावा 14 दूसरी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में पहलवान सुशील कुमार का शुरू से कहना है कि उसने हत्या के इरादे से कुछ नहीं किया था। मारपीट जरूर हुई थी, लेकिन उसका मकसद हत्या नहीं था। करीब 3 महीने की मैराथन जांच के बाद पुलिस ने सागर हत्याकांड में चार्जशीट तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में 20 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हालांकि इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये 15 गिरफ्तारी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से हुई है, लेकिन जांच में ये भी सामने आया है कि इस मामले में कुछ और आरोपी भी हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। 5 फरार वांटेड बदमाशों में से 3 इनामी बदमाश बताए जा रहे हैं। प्रवीण उर्फ चोटी, असौदा गांव, जोगेंद्र काला, असौदा गांव। सबसे अहम बात यह है कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिस काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया था, उससे क्राइम ब्रांच जल्द ही इस मामले में पूछताछ करने वाली है। सुशील कुमार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उसे काला जठेड़ी से जान का खतरा है। पहलवान सागर धनकर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की 3 महीने की तफ्तीश में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर काला जठेड़ी और सुशील कुमार के भी रिश्ते थे। छत्रसाल स्टेडियम में बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के गैंग मेंबर आया जाया करते थे। यही वजह है कि अब जल्द ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच काला जठेड़ी से भी पूछताछ करेगी। आपको ये भी बता दें कि पहलवान सुशील कुमार ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर 4 और 5 मई की दरमियानी रात छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ और उसके साथी सोनू महाल को काफी बुरी तरह से मारा था। इस हमले में सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 50 से ज्यादा गवाह बनाए, जबकि मारपीट की घटना जिस मोबाइल फोन में कैद हुई उसकी फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट के अलावा सीसीटीवी की फुटेज और छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद लोगों के बयान भी तफ्तीश में शामिल किए गए। पुलिस की छानबीन में यह भी सामने आया है कि सुशील पहलवान की आड़ में सागर हत्याकांड में शामिल आरोपी और पहलवानों के दोनों खेमों के लोग विवादित जमीन की खरीद फरोख्त करने और कब्जा दिलवाने के लिए उगाही के रैकेट से भी जुड़े थे। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि पहलवानों के दोनों खेमे के लोग गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी जुड़े हुए थे।